रैपिड रिवीजन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉइल का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था जिसमें हमें ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया था कि नेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर रहता है। यहाँ मैं आपको ये चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ओवरबर्डन प्रेशर को गामा डी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो गामा डी एफ भी वही सब आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन में, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर लेकर आना था। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया। चलिए आज के अपन क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ इसमें क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे, इस सीरीज़ में आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट भी देखने को मिलेंगे जो आगे आने वाली वीडियोस में या हो सकता है यहीं पर ही हम आपको इस आज के इस लेक्चर में भी देखने को मिले। तो आप बस आपको पढ़ते जाना मेरे साथ में। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है अपने पास, आपको दिया हुआ है जी सॉइल। ठीक है, वेट कीजिए 1 मिनट। चलिए, आपको जी सॉइल दिया हुआ है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है सॉइल की जो है 2.7। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है ई दिया हुआ है। ई क्या हो जाएगा आपका, मैंने जैसा कि आपको बताया था, ई फॉर वॉइड रेशो। ई किस लिए डिनोट किया जाता है, अपना वॉइड रेशो के लिए। तो आपको वॉइड रेशो दिए रखा है 0.947। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं व्हेन इट इज़ फुली सैचुरेटेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल विल बी। आपसे मॉइस्चर कंटेंट पूछ रहे हैं सॉइल में। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। अब ये क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एस रहता है आपका जो सैचुरेशन है आपका, ई हो जाएगा वॉइड रेशो जो कि गिवन है आपको, डब्ल्यू वाटर कंटेंट और जी आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। लोगों ने अलग अलग ट्रिक बनाई जिसमें एक ट्रिक काफ़ी फेमस है सहभाग करके, सह बाघ, ऐसे मतलब ये थोड़ा वर्ड मैच कर रहा है इसलिए कुछ ऐसे लोगों ने बना ली सहवाग। ठीक है, तो सहवाग काफ़ी सिंपल हो जाता है इसमें। तो आपको बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ई गिवन है आपको, डब्ल्यू गिवन, जी गिवन है आपको, तो आप इजीली वाटर कंटेंट निकालेंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा था, मॉइस्चर कंटेंट। हाँ, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट बात एक ही है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल लेंगे। कितना आएगा, 35%। ठीक है, वैल्यू आप खुद पुट करिए, खुद से सॉल्व करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन अ सैचुरेटेड सॉइल। कैसी सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल देसी में, मतलब देसी भाषा में बोले तो एकदम गीली मिट्टी है वो। ठीक है, मतलब उसमें पूरा पानी मिक्स हो रखा है। ठीक है, तो आगे बोला जा रहा है सैचुरेटेड सॉइल, सॉइल डिपॉजिट हैविंग डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट 5 मीटर डेप्थ विल बी। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 मीटर डेप्थ पर इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कितना रहेगा, कहाँ पर, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एट 5 मीटर डेप्थ, 5 मीटर डेप्थ पर। तो कैसे करेंगे हम ये, ऐसी थोड़ा मतलब खुद की समझ के लिए एक फिगर बना के देखा था मैंने। आप भी ऐसी थोड़ा कुछ ना कुछ ड्रा करके देखते रहा करिए, क्योंकि अपनी सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल चीज़ जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो रो सैचुरेटेड आपको गिवन है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको ये याद होना चाहिए, ये सिग्मा बार इक्वल टू सिग्मा माइनस यू रहता है। ये भी एक फार्मूला रहता है। तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। सिग्मा बार इक्वल टू, अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा कितना हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इनटू जेड। जितनी ये जो जेड मतलब जितनी डेप्थ पर हमको निकालना है वो, और गामा सैचुरेटेड हमको गिवन ही है। अब यू क्या हो जाएगा, यू होता है आपका गामा डब्ल्यू इंटू जेड। ठीक है, तो ये भी आप इजीली निकाल लोगे। गामा डब्ल्यू मतलब जो नेचुरल वाटर कंटेंट दे रखा है, मतलब जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो, और जेड तो आपको गिवन है ही। तो बस ये तो यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 दे रख मतलब होता ही है, और 5 अपनी डेप्थ है। यहाँ पर गामा सैचुरेटेड दिया हुआ, ये जेड, ये गामा सैचुरेटेड और जेड तो हमें पता ही है डेप्थ। बस आप डायरेक्ट फार्मूला रखने के बाद डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा यही जा रहा था कि आपको बताना है इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये क्या है, पूरा फॉर्मूला रहता है, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। ये टर्म होता है, मुझे अभी खुद याद नहीं आ रहा इसलिए मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। तो ये अभी आपको आगे देखने को ही मिल जाएगा, लेकिन होता क्या है, सिग्मा बार इक्वल टू यू, सिग्मा माइनस यू। इसको कुछ बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन गामा डब्ल्यू इंटू जेड इसके आगे डिनोट करते हैं, मतलब यू को इसी से डिनोट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो आपको सीधे आंसर से मतलब होना चाहिए। एक बात ये भी है कि एग्ज़ाम निकालना है आपको, आपको पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पर बैठ के। ठीक है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है बस वही वही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल इज शोन इन द गिवन फिगर। एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम 10+ सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो आप हर सब्जेक्ट में एकदम डीपली स्टडी नहीं करिए, ये मेरी एक सलाह है आपको। बाकी आपका खुद का भी एक व्यू हो सकता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सबके बारे में,
क्या आप हर सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। चलो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि द वर्जिन कंप्रेशन कर्व फॉर ए पर्टिकुलर सॉइल इज शोन इन द गिवन फिगर। फिगर में दे रखा है आपको वर्जिन कंप्रेशन कर्व दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछ के रहा था कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द सॉइल, सॉइल का आप कंप्रेशन इंडेक्स बता दीजिए। तो फिगर में क्या दे रखा है, इस तरीके से आपको वर्जिन कंप्रेशन कर्व दे रखा है। यहाँ क्या है, log 10 p, और ये एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पे बताया नहीं है, वैसे वाई एक्सिस पे वाटर कंटेंट होना चाहिए, चलो वो देख लेंगे। और ये इस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पर 10, ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा जब भी आएगा तो, ठीक है। ऐसा ऐसा आपको कर्व दे के बताया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कंप्रेशन इंडेक्स बताना है आपको। तो कंप्रेशन इंडेक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कैपिटल सी और उसका सबस्क्रिप्ट में स्मॉल सी से डिनोट करते हैं कंप्रेशन इंडेक्स को। होता क्या है आपको याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। डेल्ट ई अपॉन log 10, मतलब जो बाहर वाला दिया हुआ है ना, log 10 p1 माइनस log 10 p2 माइनस log 10 p1। कहने का मतलब ये है, ये वाला जो log 10, ये भी आपको गिवन ही मिलेगा क्वेश्चन में, log 10 ये वाला माइनस दिस, ठीक है। log 10 माइनस log 1 लिखा हुआ है ना, ये log 10 p2 माइनस log 10 p1, ठीक है। तो आपको तो इतनी चीज़ तो समझने आती है ना, आप ग्राफ देखकर आप देख सकते हैं, कैपिटल माइनस स्मॉल करना है आपको, बस इतना आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर सी सी जाएगा 0.5 अपॉन log 10 माइनस log 10, ये एक होगा 10 और एक 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसकी वैल्यू वो लोग देंगे ही, या फिर कैलकुलेटर यूज़ करने का ऑप्शन देंगे, वरना हम लॉग की वैल्यू थोड़ी ना याद करेंगे। तो आंसर आएगा 0.5। वैसे कुछ लॉग की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लेकिन सारी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड सॉइल, क्वेश्चन है आपके पास, सॉलिड सैम्पलर हैज़ इनर एंड आउटर रेडियस, इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखी है सॉलिड सैम्पलर की, कितनी है, इनर है 25 और आउटर है 30 mm रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द रेशियो ऑफ सॉइल सैम्पलर इज, द एरिया रेशियो पूछ रखा है आपसे, आपसे पूछा गया है एरिया रेशियो क्या होगा सॉइल सैम्पलर का। तो आपको क्या करना है, एक मिनट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एरिया रेशो का आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया रेशो का फॉर्मूला कितना रहता है, एरिया रेशो ए आर परसेंटेज करके लिखते हैं शॉर्ट में, इज इक्वल टू D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर होल अपॉन में D1 स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाय 100। अब ये देखिए यहाँ पर ये D2 क्या है, ये है आउटर डायमीटर, D1 क्या है, इनर डायमीटर, अपॉन में D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। 2-3 बार आप लिखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। एरिया रेशो काफ़ी बार पूछा गया है AE वाले एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस आपको सारी वैल्यू गिवन है, बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ आया 44%। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है, किसी ना किसी AE एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चन। मैं फालतू में कोई भी अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के नहीं लाया हूँ, सब सारे ये प्रीवियस ईयर ही समझिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ी थ्योरी दे दी है उसकी सैम्पलर की। ये देखिए अब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया। फॉर सॉइल सैम्पलर, सॉइल सैम्पलर के लिए किस तरीके से रहता है, इस तरीके से, ये आउटर रेडियस, आउटर डायमीटर है, ये इनर डायमीटर है, ठीक है। और ये इसके अंदर की D1 है, ये अभी सब डिनोटेशन आपको बता रहा हूँ किसको क्या बोलते हैं, ये D2 है। तो किसको क्या बोल रहे हैं, ये देखिए D1 क्या है, इनसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज। ये जो D1 है ना, ये क्या कटिंग एज की डायमीटर बोल रहे हैं इसको ये लोग, ठीक है। ये वाली D1 इसको बोल रहे हैं कटिंग एज की डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, ठीक है। तो D2 क्या हो जाएगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज। ये देखिए मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए तो D2 क्या हो जाएगा, आउटसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग जोन। इसके बाद में देखिए D3 क्या है आपका, ये है इनसाइड डायमीटर ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब, सैम्पलिंग ट्यूब। D3 क्या है, इनसाइड डायमीटर है सैम्पलिंग ट्यूब की। तो D4 क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब। तो ये हो जाएगा सैम्पलिंग ट्यूब की आउटसाइड डायमीटर। कुल मिला के बात ये है कि जो ऊपर का साइड का एरिया है ये होता है आपका सैम्पलिंग ट्यूब, और जो नीचे का साइड का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कटिंग एज। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया अपना पूरा सॉइल सैम्पलर के बारे में। काफ़ी बार एग्जाम में आता है, कभी कभार कटिंग एज से पूछते हैं, कभी कभार आपको ये सॉइल सैम्पलर से पूछते हैं, ठीक है, मतलब सैम्पलिंग ट्यूब से पूछते हैं। तो आपको ये फिगर अच्छे से याद होना चाहिए। मैं एक बार ये रफ कर देता हूँ, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बताया हुआ है, ये थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है,
एरिया ऑफ सैम्पलर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड मोर देन 40। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। जो सैम्पलर का एरिया होता है ना, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसका एरिया कभी भी 40% से कम नहीं होता है। ठीक है, सैम्पलर शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड मोर देन 40। कहने का मतलब है 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 40% तक चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा कभी इसका एरिया नहीं रहेगा। ऊपर अपन ने जब क्वेश्चन किया था तो अपना एरिया कितना निकल के आया था देखते हैं। तो अपना एरिया आया था 44%। तो आई थिंक सो उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब ऐसा गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, अगर आपको ऑप्शन ही मिल रहा है 44 तो आप करके आना। लेकिन वैसे ये जनरली बात ये बताई गई है हमको कि एरिया ऑफ सैम्पलर, जो सैम्पलर का एरिया रहेगा वो क्या बोला जा रहा है, शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड मोर देन 40%। 40% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए एरिया ऑफ सैम्पलर। यहाँ पर भी आपसे एरिया ऑफ सैम्पलर ही पूछ रहे थे ना। हाँ, तो भले ही यहाँ आ गया आपका कैलकुलेशन में, लेकिन आना नहीं चाहिए, 40% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ये बात आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा ये अपन ने जो ये फॉर्मूला देखा था, ये अपन ने देखा एरिया ऑफ सैम्पलर के लिए, जो उस पर अपन ने क्वेश्चन किया था AR करके। अब आपको और भी फॉर्मूले याद होना चाहिए इसी में, मतलब सॉइल सैम्पलर में और फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि है इनसाइड क्लियरेंस का। तो इनसाइड क्लियरेंस कितना रहता है, इनसाइड क्लियरेंस रहता है, ये देख लीजिए, CI% मतलब क्लियरेंस के लिए लिखा हुआ है D3 माइनस D1। ठीक है, अब ये D3 क्या है, D1 क्या है, ये देखिए क्लियरेंस में बता रखा है ना। तो ये D3 माइनस D1, ये D3 माइनस D1 आपको इमेज में दिख रहा होगा, मैं क्यों बार बार उसको ख़राब कर रहा हूँ। तो D3 माइनस D1, अब D3 क्या है, ये इनसाइड डायमीटर ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब है। ये मैंने जैसे कि बताया था, ऊपर होता है सैम्पलिंग ट्यूब और नीचे हम बात करते हैं कटिंग एज की। तो जैसे ही अब आपसे बात कर रहे हैं किसकी, इनसाइड क्लियरेंस की, तो इनसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा D3 माइनस, वेट अ मिनट, ठीक है, D3 माइनस D1 अपॉन D1 इंटू 100। मतलब यहाँ कोई स्क्वायर नहीं लग रहा है क्योंकि इनसाइड क्लियरेंस पूछ रहे हैं। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें आउटसाइड क्लियरेंस, तो आउटसाइड क्लियरेंस का कितना हो जाएगा, D2 माइनस D4 अपॉन D4 इंटू 100। ठीक है, आउटसाइड क्लियरेंस हो जाएगा D2, मतलब ये कटिंग एज में D2 माइनस D4। मतलब सीधी बात यह है कि आउटर पूछा ना आपसे, आउटर क्लियरेंस, तो उसमें आउटर आउटर वाली डायमीटर देख लो आप। ये है एक आउटर डायमीटर, एक ये है आउटर डायमीटर, दिख ही रहा है फिगर में। फिगर अगर आपको क्लियर है तो इजीली आप यही फॉर्मूले बना लेंगे, इतना कोई टफ नहीं है। तो कितना है, D2 माइनस D4 होल अपॉन में D4, ये होल अपॉन D4 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, एंड द लास्ट, ये तो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया ही है, एरिया रेशो वाला, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू 100। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पूरे सॉइल सैम्पलर वाले कंसेप्ट में आपको जितने भी फॉर्मूले देखने को मिले सब डायमीटर से रिलेटेड है। और डायमीटर अगर आपको फिगर से एक बार क्लियर हो गई तो सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, तो आई होप, मैं एक बार और आपको ये शो कर रहा हूँ, आई होप अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए उससे पहले अपन और कंसेप्ट देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है द ड्राई वेट ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग बल्क यूनिट वेट। ये क्या लिखा है, बल्क यूनिट वेट। ठीक है, YT, बल्क यूनिट वेट को डिनोट किया YT से, सॉरी गामा टी से, वाई मैंने बोल दिया, गामा बोलते हैं, वो दिखता वैसे ही है वाई जैसा इसलिए गामा टी। एंड मॉइस्चर कंटेंट W%। तो आपसे पूछ रहा है ड्राई वेट ऑफ सॉइल सैंपल कितना रहता है। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है कि ड्राई वेट होता कितना है, गामा डी इक्वल टू, वेट कीजिए, गामा डी इक्वल टू गामा टी अपॉन 1+W। मतलब ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट। ठीक है, ये हो जाएगा बल्क यूनिट वेट अपॉन 1+W। W वही अपना वाटर कंटेंट जो रहता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेयर W इज इन फ्रैक्शन, अगर आपका W फ्रैक्शन में दिया हुआ है तब आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अगर W आपका परसेंटेज में दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। कुछ नहीं हुआ, परसेंटेज में 100 कर दिया, 100 अपॉन 100+W कर दिया, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट कर दिया। ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन ही है ना कि कंसेप्ट है, ठीक है, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन है आपके पास द वॉइड रेशो ऑफ अ मेनिस्कस सैंड सैंपल। ये काफ़ी बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन भी, कि मेनिस्कस सैंड सैंपल में वॉइड रेशो कितना है इन द डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट स्टेट इज। डेंसेस्ट और लूजेस्ट स्टेट में कितना है, डेंसेस्ट में 0.4 और लूजेस्ट में 1.2। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉइल इन
of the soil in place void ratio of the soil for the in place void ratio of 0.6 will be। तो आपको इसमें है ना थ्योरी तो आप भूल जाइए, मतलब ये जो पूरी लैंग्वेज लिखी रहती है ना उस पर ध्यान मत दिया करिए। जैसे मैंने हाईलाइट किया ऐसी आप करिए, ऐसी आप करा करें। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है क्या, एक तो डेंसेस्ट स्टेट में कितनी 0.4, लूजेस्ट स्टेट में कितना 1.2, और क्या दे रखा है आपको वॉइड रेशो। बस आपको अपनी चीज़ें पकड़नी है। वॉइड रेशो मतलब ई दे रखा है, कितना दे रखा है 0.6, और क्या पूछा गया रिलेटिव डेंसिटी पूछा है। बस इतना आपको दिमाग में आ गया तो बस बाकी आपको फॉर्मूले याद करने हैं, लैंग्वेज थोड़ी ना आपको देखनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी होती कितनी है, रिलेटिव डेंसिटी रहती है आपकी इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, आई डी से भी डिनोट करते हैं और कुछ लोग डी आर से भी डिनोट करते हैं, सब सही है। तो आई डी या डी आर कितनी रहती है ये तो याद हो गया होगा अब तक तो आपको, क्वेश्चन लगा लगा के ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक है, अब देखते जाइए। ई नेचुरल क्या हो जाएगा आपका, वॉइड रेशियो हो जाएगा ई नेचुरल। ई मैक्स क्या हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा आपका ई मैक्स हो जाएगा आपका डेंसेस्ट सॉरी लूजेस्ट स्टेट वाले को बोलेंगे आप ई मैक्स। ठीक है, बस आज से आप ये याद रखिए कि लूजेस्ट स्टेट वाले को क्या बोलेंगे, ई मैक्स बोलेंगे, जो कि है 1.2, और डेंसेस्ट स्टेट वाले को क्या बोलेंगे 0.4, जो गिवन है आपको क्वेश्चन में। कहने का मतलब जो ई मैक्स हो जाता है आपका लूजेस्ट और ई मिनिमम हो जाता है डेंसेस्ट। सुनने में थोड़ा उल्टा लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है। ठीक है ना, तो जो ई मैक्स है वो क्या है आपका लूजेस्ट स्टेट है, और ई मिनिमम क्या है आपका ये डेंसेस्ट स्टेट है। बस इसके बाद तो आपको फॉर्मूला याद करना है और वैल्यू पुट करनी है। तो ये वाले फॉर्मूले को मैं आपको देता हूँ, वेट कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला वीआईपी में चला जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना 3 स्टार के साथ। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लीजिए। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, बस ये वाला क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर आज की अपन वीडियो यहीं पर ही पॉज एंड कर देंगे। तो क्वेश्चन है ड्यूरिंग परमिएबिलिटी टेस्ट ऑन सॉइल सैंपल, परमिएबिलिटी टेस्ट करते समय सॉइल सैंपल पे विद द फॉलिंग हेड परमियोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉलिंग हेड परमियोमीटर के साथ इक्वल टाइम इंटरवल आर नोटेड फॉर ड्रॉप ऑफ हेड फ्रॉम H1 to H2 and again from H2 to H3, then which one of the following relation would hold good। कौन सा रिलेशन सही तरीके से मतलब होल्ड गुड, कौन सा रिलेशन सही रहेगा। तो ये हमने ना आपको डायरेक्ट बता दिया, ऑप्शन आप देखते ही कर सकते हैं। H2 इक्वल टू H1, वेट अ मिनट, H2 इक्वल टू H1 मल्टीप्लाइड बाय H3। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाए कि फॉलिंग हेड परमियोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा है, नोटेड फॉर ड्रॉप ऑफ द हेड फ्रॉम H1 to H2, from H1 to H2 and again from H2 to H3, then which of the following, तो कौन सा रिलेशन सही तरीके से काम करेगा, मतलब कौन सा रिलेशन उसके लिए सूटेबल रहेगा। तो ये वाला रिलेशन सूटेबल रहेगा, मतलब H2 का स्क्वायर इक्वल टू H1 मल्टीप्लाइड बाय H3। अब ये क्या क्यों कर रहा है ऐसा, तो आपके उसके पीछे का कंसेप्ट बताया। देखिए, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में होता क्या है, फॉलिंग हेड, वेट कीजिएगा ज़रा। ठीक है, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में होता क्या है ये आपको याद होना चाहिए, के की वैल्यू। अभी रिलेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए। अभी ये हो जाए तो और अच्छी बात है। ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, के का फॉर्मूला होता है फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में के इक्वल टू 2.303 स्मॉल ए इंटू एल इंटू लॉग 10 H1 बाय H2 होल अपॉन में कैपिटल ए मतलब एरिया बड़ा वाला मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब ये वैल्यू आपको सब गिवन मिला करेगी क्वेश्चन में, इससे आपको डरना नहीं है। हालांकि ये कंसेप्ट बताया जा रहा है इसके बाद में कि कैसे आई है वो रिलेशन, ऊपर वाला रिलेशन आया कैसा है। तो बस आप ये देख लीजिए, मैं उसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ऊपर बता दिए, आपको कोई डेरिवेशन करने को नहीं बोल रहा एग्जाम में। तो आप डायरेक्ट, मैं आपसे भी यही कहूँगा, आप डायरेक्ट इस रिलेशन को याद रखिए, H2 इज इक्वल्स टू H1 मल्टीप्लाइड बाय H3। और जिनको इंटरेस्ट हो वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से ड्राइव किया गया है। फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला लगाया, फिर फॉर कांस्टेंट टाइम इंटरवल के लिए क्या रहता है ये बताया, फिर लॉग वॉग लगा के ये डायरेक्ट अपनी वैल्यू आई है। ठीक है, तो आपको इस रिलेशन से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन
अभी यहीं पर ही रोकते हैं। आगे बहुत कुछ पढ़ना है सॉइल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। ये देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। बस आप बने रहिए साथ में, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।